स्वागत है आप सभी का अजय कोचिंग क्लासेस पे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट का गॉस के नियम के अनुप्रयोग से अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के समय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अनंत विस्तार के एक समान रूप से आवेशित अचालक चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकाला था। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, देखते हैं अपने डेरिवेशन को। तो डेरिवेशन में बोला गया है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधा तार। आपको एक तार लेना है जो कि एक समान रूप से आवेशित होना चाहिए और इसकी जो लंबाई होगी वो अनंत होनी चाहिए। तो हमने एक तार ले लिया और तार की जो हमें लंबाई हमने बोल दिया यहाँ पर इनफाइनाइट, जैसा कि डेरिवेशन में बोला गया है। अब एक समान रूप से आवेशित, तो यहाँ पर हम एक समान रूप से आवेशित कर देंगे, इसको धनावेश देंगे। इसमें हम ये धनावेश है आपका। ये इसके पहले वाले जो हमने लिया था चालक चादर, उस पर हमने धनावेश दिया। तो ये हो गया हमारा आवेशित तार। ठीक है, चलिए इसी बात को लिख देते हैं। माना अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार में, एक समान रूप से आवेशित तार में, इसके पहले जब हमने एक चादर लिया था, ये चादर थी, तो चादर हमने आवेश विकसित किया था, तो उसको हमने बोल दिया था पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसको हमने सिग्मा सिखाया था। सिग्मा बराबर आया था Q अपॉन A। तो जब पृष्ठ पर आवेश वितरित किया गया था तो उसको हमने बोल दिया था पृष्ठीय आवेश घनत्व। और जब किसी लंबाई वाली वस्तु में आवेश वितरित किया जाता है तो उसे हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, जिसे हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लेमडा बराबर होता है Q अपॉन L। मतलब कोई लंबाई वाली वस्तु है और उस पर हमने आवेश वितरित कर दिया तो उसे हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। तो याद रखिएगा, यदि पृष्ठ पर हमने आवेश वितरित किया है तो उसको हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। यदि किसी लंबाई वाली वस्तु में आवेश वितरित करते हैं तो उसे हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। तो यहाँ लिखेंगे तार में वैद्युत आवेश का रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। ये तो हो गया इस आवेशित तार के लिए। अब इसी आवेशित तार के पास हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम ले लिया कि तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तार के समय अपने r दूरी पर एक बिंदु ले लिया P और यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए इतना भी लिख देते हैं। इस तार के से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना हो गया। इसके बाद इस तार से होता हुआ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच देंगे और ये पृष्ठ होगा वो L लंबाई का होगा और R त्रिज्या का होगा। ठीक है, तो चलिए खींच देते हैं। और जो भी बेलनाकार या गोलीय गॉसियन पृष्ठ होते हैं, ये जितने भी होते हैं ये सारे काल्पनिक होते हैं। ठीक है, काल्पनिक, इसलिए इसको हम डैश की मिला देंगे। इस तरह हो जाएगा और इसको तो हम नीचे हम मिलाएंगे, यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पर हम बोल देते हैं बिंदु P। ठीक है, और R त्रिज्या तो जानते हैं, R जो बीच की दूरी है वो R है। इतना हो गया। तो चलिए इसी बात को यहाँ लिख देते हैं। तार के चारों ओर L लंबाई का तथा R त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच देते हैं। ठीक है,
है। इसके बाद इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के 3 पार्ट कर लेंगे, छोटे छोटे पार्ट। एक पार्ट हम बोलेंगे, एक छोटा सा पार्ट ये है, एक छोटा पार्ट ले लेंगे यहाँ पर, और एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे यहाँ पर। अब ये तो जानते हैं कि इन तीनों पार्ट पे हम 2 चीज़ों में फोकस करते हैं। एक होता है हमारा क्षेत्रफल सदिश वेक्टर dA और वैद्युत क्षेत्र की दिशा। 2 चीज़ों में फोकस करते हैं कि इनकी डायरेक्शन किस प्रकार है। तो चलिए समझते हैं। तो पहले स्टार्ट करेंगे इस पार्ट से। इस पार्ट को हम बोलेंगे पार्ट 1, इसको बोलेंगे पार्ट 2, इसे बोलेंगे पार्ट 3 पार्ट हो गए ना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट की बात करें क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो पार्ट 1 पे जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इस दिशा की ओर होगी। इस दिशा की ओर क्यों होगी? क्योंकि यदि यहाँ पर हम प्लस क्यू आवेश रखेंगे तो ये आवेश प्लस क्यू आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, उस ओर भगाएगा। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इस दिशा की ओर होगी। ये हो गया ना। अब क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो क्षेत्रफल सदिश की भी दिशा इसी तरफ हो जाएगी, ठीक है। वेक्टर dA की दिशा भी इसी ओर हो जाएगी। इसको P को हम यहाँ दिखा देते हैं, ये हो गया वेक्टर dA। इतना हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे पार्ट पे। तो दूसरे पार्ट पे यदि बात करें तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा तो यही होगी, क्योंकि यदि प्लस क्यू आवेश हमने रखा तो ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर की ओर हो जाएगी। और क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो क्षेत्रफल सदिश फोकस करना, ये ऊपर की ओर हो जाएगी, वेक्टर dA, ठीक है। अब हमारा आया पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में बात करें तो यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा की ओर हो जाएगी, और क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो ये नीचे की ओर हो जाएगी, वेक्टर dA। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ से निकलने वाला वैद्युत प्रस्थ का मान क्या हो गया, और यहाँ से क्या क्या मान मिलेंगे हमको। तो चलिए पहले रफली इसको समझ लेते हैं। तो यदि हम यहाँ पर बात करें पार्ट फर्स्ट की, और मान लें हम φ1, तो यहाँ से EA cos थीटा हो जाएगा। EA तो ठीक है, और cos थीटा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? दोनों जो दिशाएं हैं, चाहे वो वैद्युत क्षेत्र की हो या क्षेत्रफल सदिश हो, दोनों एक ही दिशा में है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 0 रहेगा। तो यहाँ लिख देंगे हम cos थीटा की जगह पे cos 0, और cos 0 का मान आप जानते हैं 1 होता है। तो φ1 बराबर क्या हो जाएगा? EA, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि जो फर्स्ट पार्ट से वैद्युत प्रस्थ का जो मान होगा वो φ1 बराबर EA हो जाएगा। यदि हम बात करें पार्ट 2 की, तो यहाँ पर हो जाएगा EA cos, अब यहाँ पर थीटा की बात करें, थीटा क्या होगा यहाँ पर? यहाँ देखिए वेक्टर dA ऊपर और वैद्युत क्षेत्र इस दिशा पे, मतलब दोनों के बीच 90 डिग्री कोण बनेगा, 90 एंगल बनेगा ना, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर 90 डिग्री करेंगे तो पूरा का मान क्या हो जाएगा? 0। इसी तरह φ3 का मान भी हो जाएगा 0। और φ3 का मान 0 क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर भी देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा और वेक्टर dA लंबवत है, लंबवत होने की वजह से 90 डिग्री हो जाएगा। और यदि cos 90 की वैल्यू निकाले तो वहाँ पर हमें 0 मिलती है। इतनी बात समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए इसी बात को लिख देते हैं। बेलनाकार पृष्ठ के वक्राकार भाग 2 व, इसको भागों कर दीजिए, 2 व 3 में वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश इसको वेक्टर E कर दीजिए, इसको वेक्टर D की दिशाएं परस्पर लंबवत हैं, ठीक है, लंबवत हैं। जो पार्ट 2 की बात करें और या 3 की बात करें, दोनों लंबवत हैं, ठीक है। बेलनाकार पृष्ठ के वक्राकार भाग 1 में वैद्युत क्षेत्र
की दिशा दिशा वेक्टर ई और क्षेत्रफल सदिश सदिश वेक्टर डीए की दिशा समांतर है। समांतर मतलब जानते हैं ना, एक ही दिशा में है। कितना हो गया? इसके बाद हम पार्ट 1 से निर्गत वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से निकालेंगे, फिर इसके बाद हम संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो चलिए लिखते हैं पहले पार्ट 1 पे। अतः गॉसियन पृष्ठ के भाग 1 से निर्गत वैद्युत फ्लक्स यहाँ से वैद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? φ1 मानेंगे यहाँ पर। तो φ1 बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। तो डॉट हटेगा तो कॉस आ जाएगा, तो हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। और थीटा का मान तो आप जानते हैं यहाँ पर 0 होगा। तो 0 क्यों? हमने बता दिया है कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश एक ही ओर है, मतलब समांतर है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ई डी ए। कॉस 0 की वैल्यू तो जानते हैं 1 होती है, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं पुनः वक्राकार भाग 2 से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। यहाँ हम बात कर रहे हैं 2 पे, तो φ2 हो जाएगा। तो φ2 कौन सा होगा? φ2 आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अब यहाँ से डॉट हटेगा, वही तरीका हमारा ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। और कॉस थीटा मतलब थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो कॉस 90 हो जाएगा। तो कॉस 90 का मान जानते हैं 0 होता है। ये 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो φ2 बराबर हो गया 0। और φ1 हम निकाला ही था अभी, φ1 बराबर निकला था ई डी ए, ठीक है। अब हम करेंगे पुनः वक्राकार भाग 3 से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। अब 3 की बात करें तो φ3 बराबर यहाँ पर भी हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो φ3 बराबर हो जाएगा ई डी ए और कॉस 90। तो φ3 बराबर हो जाएगा 0। हमें क्या करना है? हमें संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, हम इसको रेस्ट कर देते हैं। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, ठीक। टोटल निकालना है हमें। तो फाई बराबर हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ठीक है। φ1 की वैल्यू जानते हैं, ईडीए हो जाएगा ईडीए, ये भी 0 ये भी 0। तो φ3 बराबर सिर्फ बचा हमारे पास ईडीए। हमें निकालना क्या था? संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ निकालना था। तो इसलिए हम करेंगे क्या? इसका हम समाकलन करेंगे। तो अभी सकते समाकलन करने पर यहाँ पर फाई बराबर हो जाएगा ई ए, ठीक है। अब ये हो गया। हमें निकालना था इसके समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर फाई बराबर जानते हैं क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, और ई का मान तो आपको निकालना ही है, जैसे यहाँ पर बोला गया है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है। और इसका जो क्षेत्रफल होता है बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का, वो हो जाएगा 2 पाई आर एल, ठीक है। क्यू को आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले जब हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व लिया था तो वहाँ पर अभी हमने हटाया था। तो यहाँ से निकाल सकते हैं आप, लेमडा बराबर होता है क्यू अपॉन एल। यदि यहाँ से क्यू बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा एल और लेमडा, ठीक है। तो बगल में इसके आप शो करा सकते हैं यहाँ पर। तो क्यू बराबर लिख देंगे हम एल और लेमडा, नीचे एप्सिलॉन नॉट है, और यहाँ पर ई 2 पाई आर एल। एल से एल कट जाएगा। यदि हम यहाँ से ई निकालेंगे तो हो जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये हमारा हो गया एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के समीप वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का
व्यंजन। तो आई होप आपको पूरा डेरिवेशन अच्छी समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले याद रखिए वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें।